भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के लिए मुसीबत बढ़ाने वाली खबर है। देश के सबसे बड़ा बैंक एसबीआई कर्ज वसूली के लिए उसकी 3 कंपनियों के शेयरों की बिक्री करेगा। इससे करीब 6,200 करोड़ रुपए की रिकवरी की उम्मीद है। यह कर्ज माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन के लिए लिया था। 23 जून को एसबीआई नीलामी करने जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले साल नवंबर में चल रहे किसानों के प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार एमएसपी पर गेहूं की खरीदी कर रही है। एमएसपी पर गेहूं खरीदने में मोदी सरकार लगातार रिकॉर्ड बना रही है। लगभग 49 लाख किसानों को अब तक 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हो चुका है। वहीं राजस्थान में गेहूं की खरीदी 22.5 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को कश्मीरी नेताओं के साथ दिल्ली में सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं। कश्मीरी पार्टियों को बैठक के लिए आमंत्रण भी भेजा गया है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर 21 जून को योग दिवस के मौके पर सांसदों को संबोधित करेगी। लोकसभा सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रायोगिक और संबोधन सत्र का आयोजन किया जाएगा, जहां सांसद प्रज्ञा ठाकुर दोपहर 12 बजे ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करेंगी। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि रिजर्व बैंक दूसरी लहर से प्रभावित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के दबाव को दूर करने के लिए हर तरह से उपाय कर रहा है। साथ ही प्रभावी तरीके से नकदी की उपलब्धता के लिए भी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना की दूसरी लहर झेल चुके देश की इकोनॉमी को गति देने के लिए आरबीआई ने प्रतिबद्धता दिखाई है। 11 जून को भाजपा से टीएमसी में लौटे मुकुल रॉय की विधायकी खतरे में है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को मुकुल की सदस्यता खत्म करने को लेकर अर्जी दी है। अर्जी में दल बदल विरोधी कानून के तहत सदन में मुकुल रॉय की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। बिहार और यूपी में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने के साथ बिजली कड़कने की भी संभावना है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके चलते अलकनंदा नदी अपने पूरे शबाब में बह रही है। नदी ने खतरे के निशान को पार करते हुए रास्ते में आने वाले छोटे मंदिरों को अपनी जद में ले लिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में अधिक भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड के टेहरी में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे जाम हो गया है। पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल में भी बाढ़ ने मुसीबत लेकर के आया है। नेपाल में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 22 लोग लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तमाकोशी नदी और गंडक और बूढ़ी गंडक नदी तेजी से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तेलंगाना में हैदराबाद के डूंडीगल में वायुसेना अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड हुई। वायुसेना के जवानों ने परेड के माध्यम से अपनी शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन किया। एयरफोर्स निस्वार्थ भाव और बलिदान के माध्यम से अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखते हुए देश सेवा करता रहेगा। ये बात एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कही। वायुसेना अकादमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया ने कहा कि वास्तव में ये दिन आप में से प्रत्येक द्वारा दिखाए गए धैर्य और दृढ़ संकल्प का एक महान वसीयतनामा है। भदौरिया ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आज के दिन से आपका कर्तव्य होगा कि आप मूल मूल्यों को जिए। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद अब दुनिया में नहीं रहे। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। उनके परिवार में बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। उन्होंने शुक्रवार रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। 3 बार के ओलंपियन और 4 बार एशियन गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं। मिल्खा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम ने कहा कि उनके निधन से हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया है। मोदी ने ट्वीट में लिखा, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। मुझे नहीं पता था कि हमारी आखिरी बातचीत होगी। कई एथलीट उनकी जीवन यात्रा से ताकत हासिल करेंगे। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके कई प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। कुछ दिन पहले मिल्खा सिंह की पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर और जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे का मंजर देखने वाले मिल्खा ने उस दर्द को भी झेला है। एथलीट मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। चंडीगढ़ पीजीआई में उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज चंडीगढ़ में दिवंगत मिल्खा का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
जयपुर में कांग्रेस के बाद अब राजस्थान बीजेपी में भी घमासान मचा हुआ। वसुंधरा राज्य के समर्थक अचानक फिर से सक्रिय हो गए हैं। महामारी में वसुंधरा रसोई के नाम से अलग से राहत अभियान चलाने के बाद अब कार्यकर्ता दबाव बना रहे हैं कि राज्य को कमान सौंपी जाए। राज्य ही बीजेपी को राजस्थान में सत्ता में वापस ला सकती है। कांग्रेस ने तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। आरोप में कहा गया कि केंद्र सरकार संकट के समय लोगों को राहत देने की जगह पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाकर जनता की जेब काट रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार के विकास का ये हाल है कि अगर किसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। सीबीएसई 12वीं कक्षा के परिणामों की गणना के लिए एक आईटी प्रणाली विकसित कर रहा है ताकि आकलन कार्य में आसानी हो सके और समय की बचत भी हो। कोविड-19 महामारी के कारण सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया था। बोर्ड ने परीक्षा परिणाम के संबंध में इन दोनों कक्षाओं के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन नीति की घोषणा की है। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ी संसदीय समिति के सामने शुक्रवार को ट्विटर के प्रतिनिधियों की पेशी हुई। समिति ने कंपनी के अधिकारियों से पूछा कि क्या आप देश के कानून का पालन करते हैं। ट्विटर की अपनी पॉलिसी फॉलो करने के जवाब पर संसदीय समिति ने कहा कि आपकी नीति से देश का कानून बड़ा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के नतीजे को चुनौती देने के मामले में सुनवाई 24 जून के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से जीत को लेकर चुनौती दी है। दिल्ली दंगा मामले में 3 आरोपियों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुलिस की अपील पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जमानत पाने वाले 3 छात्र और कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे मामलों में ऐसी ही राहत पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को स्किल्ड और नॉन स्किल्ड मजदूरों की सैलरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। सिसोदिया ने सभी मजदूरों की मजदूरी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। संसद के मानसून सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सारी तैयारियां कर दी गई हैं। संसद का मानसून सत्र चलेगा। 445 सांसदों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन हो गया। जिन सांसदों और संसद में काम करने वालों को वैक्सीनेशन की डोज नहीं लगी है उन्हें 21 जून से डोज लगाई जाएगी। नई संसद भवन और एलजेपी विवाद को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के अनुरोध पर ही नई बिल्डिंग का फैसला लिया गया है। पुरानी बिल्डिंग में अब और अधिक भार नहीं डाला जा सकता था। पुरानी बिल्डिंग आस्था का प्रतीक है। नई संसद को लेकर राजनीतिक आक्षेप करते समय थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल का कहना है कि कोरोना वेरिएंट आते रहेंगे और कोरोना केस भी बढ़ते रहेंगे। उसके बचाव के फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नए वायरस आए उसके पहले ही हमें उससे बचने के लिए तैयार रहना होगा। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन के लिए अब तक 27 करोड़ 90 लाख से अधिक डोज फ्री में दे चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। हर महीने कंपनियों से केंद्र सरकार की तरफ से 50% वैक्सीन की डोज खरीदी जा रही है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने असम के गुवाहाटी में डीआरडीओ के कोविड सेंटर का दौरा किया। उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। असम दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण के बाद गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना की दूसरी वेव 4 लाख से ज्यादा मामलों की ऊंचाई पर पहुंचे। काफी दिनों से 1 लाख से कम मामले आ रहे हैं। मामला कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें अपनी टेस्ट कराने की प्रक्रिया को कमजोर नहीं होने देना है। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की नाराजगी की अटकलों के बीच एआईसीसी महासचिव अजय माकन ने कहा है कि प्रियंका गांधी से बात चल रही। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की नाराजगी की खबरें बेबुनियाद है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि सचिन पायलट बहुत वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के स्टार प्रचारक ये बेबुनियादी बातें हैं। वो किसी नेता से मिलने का समय चाहे और समय मिल नहीं पाए। प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और हम सब की सचिन पायलट से लगातार बात हो रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का पहले दिन का खेल नहीं हो पाया। तेज बारिश के कारण टॉस भी नहीं हो पाया। एक्यूवेदर की रिपोर्ट में पहले ही साउथहैम्पटन में 18 जून को 80% बारिश की आशंका जताई गई थी। बारिश की वजह से नुकसान हुए समय की भरपाई के लिए 23 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 85 लाख के पार हो गए हैं। वहीं अब तक 38,66,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 31 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए हैं। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट बढ़ा दी गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट रफ्तार पकड़ चुका है और अब ये तेजी से फैल रहा है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक इसके संक्रमण के घातक परिणाम हो सकते हैं। जर्मनी में 6% मरीजों में ये वेरिएंट पाया गया है। इन सभी मरीजों की गहन निगरानी की जा रही है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर तक तीसरी लहर आने की संभावना है। इस लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हर स्तर पर तैयारी शुरू हो रही है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बच्चों के लिए खास गाइडलाइन जारी कर दी है। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के बाद ओखला फल और सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ देखी गई। लोगों ने इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन किया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों में किसी भी प्रकार का डर नहीं देखा जा रहा है। केरल में कोरोना को लेकर सख्ती अब भी जारी है। यहाँ वीकेंड लॉकडाउन के दौरान तिरुवनंतपुरम में सभी दुकानें बंद दिखी। इस दौरान पुलिसकर्मी वाहनों की जांच करते हुए नजर आए। वीकेंड लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं में ही छूट दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के एक्शन प्लान की CMO ऑफिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर CM के LG अनिल बैजल के साथ बैठक हुई। इस दौरान तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों और एक्शन प्लान पर चर्चा की गई। देश में एक दिन में कोरोना के 60,739 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 98 लाख के पार पहुंच गया। 1,645 नई मौत से अब तक 3,85,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 97,779 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 7,54,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 8,633 नए केस से आंकड़ा 24,06,000 को पार कर गया है। वहीं 287 मौत से अब तक 30,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 19,860 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 22,86,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 98,000 के पार हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में कोरोना के 509 नए मामले सामने आए हैं। इससे कुल आंकड़ा 9,89,000 को पार कर गया है। वहीं राज्य भर में 7 मौत से अब तक 13,368 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,122 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,66,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 10,062 तक जा पहुंची है। मध्य प्रदेश में 110 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 28 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,707 तक जा पहुंचा है। 24 घंटे में 339 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और अब ये आंकड़ा 7,77,000 को पार कर गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,727 तक पहुंच गई है। इंदौर में 21 और भोपाल में 24 नए मरीज मिले हैं। सीएम शिवराज ने महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रदेशवासियों को संबोधित किया। सीएम हाउस से मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून से मध्य प्रदेश में अभियान शुरू होगा। प्रदेश के 7,000 सेंटरों पर टीका लगाया जाएगा और राज्य में वैक्सीनेशन के लिए 800 टीमें बनाई गई हैं। वैक्सीन लगाने में कतरा रहे अपने ही समाज के लोगों को समझाने का बीड़ा उठाया है। शाहना पठान ने वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने एक अभियान शुरू किया है। शाम को शाहना समाज के लोगों और रिश्तेदारों के घर पहुंचती है और उनसे वैक्सीन लगवाने का अनुरोध करती है। शाहना की मेहनत अब रंग ला रही है। सीएम भूपेश बघेल आज कांकेर और नारायणपुर जिले को सौगात देंगे। 222 करोड़ रुपए के 275 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। सभी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़ेंगे। आज पंडित माधवराव सप्रे जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें वर्चुअल उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल करेंगे। इसके तहत डॉक्टर कुसुम खेमानी को पत्रकारिता सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी 24 जून को भंग हो जाएगी, जिसे अब नए सिरे से गठन किया जाएगा और इसमें युवाओं को मौका मिल सकता है। दिल्ली ने भी युवाओं को जगह देने की पैरवी की है। छत्तीसगढ़ में गौठान समितियां अब नए सिरे से गठित की जाएंगी। 20 जून से रोका छिका अभियान के लिए बैठकों का दौर भी शुरू होगा। समितियों के सक्रिय होते ही रोका छिका अभियान शुरू होगा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की फोटो ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा है। सीएम ने लिखा कि 15 साल तक सबसे गरीब राज्य की तरह छत्तीसगढ़ थमा रहा, अब हम कर रहे हैं इसका पुनर्निर्माण। अब बच्चे ऐसे भवनों में पढ़ेंगे। जिले में वैक्सीनेशन अभियान में सरायपाली का अर्जुंडा गांव नंबर 1 बन गया है। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आम जनता की मदद से यहां 100% टीकाकरण हो चुका है। वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों को इस गांव से कुछ सीख लेनी चाहिए।
जांजगीर चांपा की बाराद्वार पुलिस ने पुलिस पार्टी कर हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गबरू बढ़ई अपने घर में शराब की अवैध बिक्री कर रहा था। इसे रोकने गई टीम पर परिवार वालों ने अटैक कर दिया था। मामले का एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। गिरफ्तार सभी आरोपी एक परिवार के हैं। धमतरी में चोरी की नियत से एसबीआई बैंक में घुसे चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैंक कुरुद में स्थित है, जहां चोर ने सब्बल से शटर तोड़ दिया और बैंक में घुस गया। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निकली, तब सायरन की आवाज सुनकर चोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। महासमुंद में घूसखोरों पर कार्रवाई हुई है। यहां तुमगांव पुलिस का पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो जिसके बाद टीआई शरद ताम्रकार और एएसआई विजेंद्र चंदेना पर पैसे लेने का आरोप लगा। दोनों ने एक्सीडेंट के केस में रिश्वत मांगी थी। एसपी ने दोनों को निलंबित कर दिया है। जबलपुर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जहरीली शराब बनाने के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की। उसके बाद करीब 2500 लीटर शराब जब्त की गई है और महुआ लहान भी नष्ट किया गया है। मौके से 20 लीटर कच्ची शराब जब्त कर एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया।